हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 005 का ब्लॉक 3 शुरू हो गया है और आज उसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। यहाँ पे हम समझेंगे सिंगल फैक्टर डिज़ाइन क्या होता है और उससे बेसिक रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज एंड सम टाइप्स ऑफ सिंगल फैक्टर डिज़ाइंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ कलेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। बहुत तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने के और अलग अलग टाइप के रिसर्च डिज़ाइंस होते हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है रिसर्च का? डेवलपिंग एंड टेस्टिंग न्यू थ्योरीज। तो न्यू थ्योरीज डेवलप करना, उनको वेरीफाई करना। तो ये जनरल एक आपको बता रहे हैं कि रिसर्च जो है वो क्यों करी जाती है और उसके बहुत तरीके हो सकते हैं करने के। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिसाइड कि हम कैसे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ढूंढेंगे। मतलब आपने किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस मेथड से ढूंढोगे। तो वहीं पे आ जाता है आपका रिसर्च डिज़ाइन कैसा होगा। ठीक है, तो देर आर वेरियस स्टेप्स थ्रू विच वी पास। एक कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें जो मेन फंक्शन होता है वो रिसर्च डिज़ाइन का होता है, जो हमें ये बताता है कि हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। हम टाइप ऑफ डिफरेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़ चुके हैं और हमने ये भी देखा है कि अलग अलग टाइप के रिसर्चेस भी होती हैं, जैसे सर्वे रिसर्च होती है, केस स्टडीज़ होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो आप कौन सा रिसर्च करोगे, किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करोगे, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। तो फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन इज़ क्रूशियल इन enabling us to arrive the valid findings। तो आपकी फाइंडिंग्स अगर वैलिड चाहिए आपको कि फाइंडिंग्स वैलिड हो, आपका जो मेहनत है वो सारी खराब ना जाए, रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने अपना रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एकदम करेक्ट चूज़ करा हुआ है। तो रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि जो डेटा कलेक्ट होगा उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, फिर उसका एनालिसिस कैसे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस ये होता है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो हमें रिसर्च डिज़ाइन से पता चलता है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक प्लान होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, टू ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। तो बेसिकली वही बात आ गई जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी कि हमें जो आंसर्स चाहिए, जिस प्रॉब्लम के हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कैसी है और उसका आंसर हमें कैसे ढूंढना है, वही चीज़ हमें रिसर्च डिज़ाइन से पता चलती है। एंड हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें वेरिएंस को कंट्रोल करना है। नाउ द प्लान एंड द ओवरऑल स्कीम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द रिसर्च। जो भी प्लान होता है, जो ओवरऑल स्कीम होती है रिसर्च की, उसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। एंड अगर हम आगे चले इस पे, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च इज आउटलाइन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन एंड द स्कीम इज द पैराडाइम ऑफ ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल बातें बता रहे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। तो ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और डिटेल्ड प्लान एज टू हाउ अ रिसर्च स्टडी इज कंप्लीटेड। कैसे हम स्टडी करेंगे और कैसे हम ऑपरेशनलाइज करेंगे अपने वेरिएबल्स को, जो कि अब आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है। कैसे हम मेजर करेंगे, सेलेक्ट सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे होगी और डेटा का एनालिसिस कैसे होगा। जब ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके फाइनलाइज कर लेते हो कि हमने कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, ऊपर जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसके बेस पे अगर हम देखें तो रिसर्च डिज़ाइंस के देयर आर 2 फंक्शंस। नंबर 1 इज़ टू प्रोवाइड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन एंड नंबर 2 एनेबल द रिसर्चर टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन एज वैलिडली, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा वैलिड हो उतना बेटर है आपका रिजल्ट, एक्यूरेट हो और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। टाइम और कॉस्ट उसमें जो है वो सोच समझ के ही यूज़ हो, यूटिलाइज हो, ये भी ध्यान रखना है। अब करलिंगर कह रहे हैं यहाँ पे कि रिसर्च डिज़ाइन के 2 पर्पस होते हैं। पहला है टू प्रोवाइड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा है टू कंट्रोल वेरिएंस। यानी कि इन अदर वर्ड्स द पर्पस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज टू गेट डिपेंडेबल एंड वैलिड आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चन। और रिसर्च प्रॉब्लम्स आर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है जिसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं, जो एक हाइपोथेसिस होता है, उसके आंसर्स को ढूंढना जो वैलिड होना चाहिए। एंड द रिसर्च डिज़ाइन गाइड्स द रिसर्चर हाउ टू कलेक्ट डेटा फॉर टेस्टिंग।
अगेन फिर से लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन इज टू कंट्रोल वेरिएंस, वेरिएंस को कंट्रोल करना। द स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मैकेनिज्म इज मैक्स मीन कॉन प्रिंसिपल। ये आप एक तरह से इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दी है कि इसमें क्या होता है, एक तो मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस होता है, दूसरा कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस होता है, एंड मिनिमाइज एरर वेरिएंस होता है। ठीक है, तो मैक्स का मतलब मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस, मिन का मतलब मिनिमाइज एरर वेरिएंस, और कॉन का मतलब है कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस। का मतलब क्या है, पहले तो ये है कि एरर को कम करो, मिनिमाइज एरर वेरिएंस मतलब अगर एरर बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करो। फिर एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कम करो, कंट्रोल करो, जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उसको कंट्रोल करो। और सिस्टमैटिक वेरिएंस को बढ़ाओ। सिस्टमैटिक वेरिएंस का मतलब है जो आप जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में समझा था कि हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस बढ़ाते हैं तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता है हमें। तो वो सिस्टमैटिक वेरिएंस है कि हम अपने जो प्रोसीजर है ना उसमें वेरिएंस को बढ़ाएंगे। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएंस को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली वेरिएंस जो है एरर वेरिएंस वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने मैक्स, मिन और कॉन के फॉर्म में लिखा है। सिस्टमैटिक वेरिएंस इज द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट मेजर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है सिस्टमैटिक वेरिएंस क्या होती है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबिलिटी बढ़ानी होती है ताकि हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो इफेक्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, in addition to the independent and dependent variable there are other variables that may influence known as extraneous variable। तो ये इसका मतलब है extraneous variable को कंट्रोल करना। different methods are used to control extraneous variable, some of these are the example जैसे randomization, elimination, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा सिस्टमैटिक वेरिएंस क्या होता है तो हमने ये कुछ पिछली एक दो वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है कि सिस्टमैटिक वेरिएंस बढ़ाने से यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएंस बढ़ाने से कैसे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल के उसके ऊपर जो इफेक्ट है यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है उसमें एरर कम आती है। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि ये इन्होंने सडनली यहाँ पे नहीं लिख दिया है। हम जो पिछली वीडियोस कुछ पढ़ते आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। फैक्टर्स है पहली टर्मिनोलॉजी। फैक्टर का मतलब वेरिएबल होता है। तो मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फैक्टर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। तो फैक्टर मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेवल का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 2 लेवल है। अगर हम रिवॉर्ड के ऊपर काम करें कि रिवॉर्ड देने से बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके 2 लेवल हो गए, एक तो रिवॉर्ड देना, एक रिवॉर्ड नहीं देना। 2 लेवल हो गए ना, रिवॉर्ड और नो रिवॉर्ड। ऐसे अगर हम नॉइज़ पॉल्यूशन के ऊपर काम करें तो उसमें 2 लेवल 2-3 लेवल्स हो सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कम, लो, मीडियम, हाई, इस टाइप से। तो लेवल्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के। फिर ट्रीटमेंट आता है तीसरा वर्ड। इट रेफर्स टू पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ट्रीटमेंट का मतलब है आप क्या एक्चुअली में क्या मैनिपुलेशन करने वाले हो। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। देन वी हैव सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। ये आपका पहला रिसर्च डिज़ाइन है जिसको ये कह रहे हैं सिंगल फैक्टर डिज़ाइन बोलते हैं। इसके अंदर 2 आते हैं, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एंड सब्जेक्ट डिज़ाइन। ओके, अब नाउ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है ये भी हम अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार कवर कर चुके हैं, पर मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं। बिटवीन का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 या 3 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 हैं आपस में, वो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन होता है। उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है जिसको रिपीटेड मेजर भी कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के ग्रुप में या एक ही जैसे सब्जेक्ट्स के बीच में एक ही ट्रीटमेंट को करके फिर दोबारा उन सब्जेक्ट्स को दूसरी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कराई जाती है, फिर तीसरी ट्रीटमेंट, मतलब एक ही ग्रुप पे बार बार अलग अलग ट्रीटमेंट की टेस्टिंग की जाती है।
तो यहाँ पे रिपीटेड हो रही है, पर यहाँ पे एक एक के ऊपर बार बार टेस्टिंग नहीं करते, हम बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं और सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देके उनकी कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली जब कंपेयर करते हैं ग्रुप को तो वो बिटवीन ग्रुप होता है, और जब एक ही में बार बार हम ट्रीटमेंट करके उन्हीं के कंपैरिजन अपने से ही करा जाता है तो उसको विद इन कहते हैं। अब इसमें विद इन ग्रुप डिज़ाइन में ये आपको समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट्स आर असाइंड एट रैंडम टू डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन। क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन पे क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि हम उनको ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप ये होगा जिस पे ये ट्रीटमेंट करी जाएगी, दूसरा ग्रुप ये होगा जिस पे ये ट्रीटमेंट नहीं करी जाएगी, ऐसे कर देते हैं। नहीं तो 3-4 ग्रुप होते हैं, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस होती हैं। ईच डिफरेंट कंडीशन ऑन दी सब्जेक्ट आर कंप्यूटेड इन दिस यू कैन हैव। अब इसमें हम ग्रुप जब बनाते हैं तो ग्रुप बनाने का क्या तरीका हो सकता है। पहला है 2 रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन, दूसरा है मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ तो सिर्फ 2 ग्रुप बनाओ। ठीक है, 2 ग्रुप बना लिए, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक क्या कंट्रोल ग्रुप, दोनों का आपस में कंपेयर कर लो। जैसे सपोज कोई दवाई का असर आप देखना चाहते हो, एक ग्रुप को दवाई खिलाई और एक को नहीं खिलाई, और दोनों के ऊपर आपने टेस्टिंग करके देख लिया दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। 2 ग्रुप डिज़ाइन। एक हो गया मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन, कि आपने एक से ज़्यादा ग्रुप बनाए हैं और आप उसमें 2 ग्रुप्स ऐसे लिए हो जिनको 2 अलग अलग तरह की दवाइयाँ दे रहे हो, और एक बाकी 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनको दवाई नहीं दे रहे हो, एक ग्रुप ऐसे, मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं, ये जो आपका 2 ग्रुप डिज़ाइन होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते हैं उसमें। तो वी रैंडमली असाइन द सब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। For this type of design, experimenter first defines the independent variable and dependent variable and the research population. For example, अब यहाँ example समझो तब आपको ज़्यादा clear होगा। Investigator wants to see the effect of knowledge of result on the rate of learning of school students in a particular city. तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक रिसर्चर है जो ये देखना चाहते हैं टू सी द इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑन द रेट ऑफ लर्निंग। ओके, एक ये स्टडी यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि सपोज हम अगर बच्चों को अपने रिजल्ट के बारे में पता होगा तो उनको लर्निंग उनकी कितनी अच्छी होगी, और ये इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। सपोज कि अगर हम आपको अपने परफॉर्मेंस का रिजल्ट बता दें कि आपका ये रिजल्ट आया है तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी, और अगर हम रिजल्ट ना बताएं, छुपा के रखें, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट्स अ सैम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट। रिसर्चर चाहता है कि एक जगह से 100 बच्चे सेलेक्ट करें। रिसर्चर विल रैंडमली डिवाइड दिस 100 स्टूडेंट टू 2 ग्रुप। उसको रैंडमली 50-50 के 2 ग्रुप बना लिए, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 50 बच्चों का दूसरा हो गया कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब हम कैसे असाइन कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो इसमें ये तरीका बता रहे हैं कि उन सबका नाम लिख लिया लिस्ट में, और सबका नाम लिखने के बाद पहला स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, दूसरा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, फिर चौथा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा। ऐसे करते करते पूरे 100 बच्चों को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ऑड नंबर है ना 1, 3, 5, 7 वो सारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे, जो इवन नंबर है वो सारे कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। एक तरीका ये हो गया रैंडमली असाइन करने का। और एक तरीका होता है, दूसरा तरीका ये कह रहे हैं कि उनके सबके नाम लिख के एक स्लिप में उसको एक बॉक्स में डाल दिया और बारी बारी वो चिट निकालते हैं ना, जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए चिट निकाली तो पहले 50 बच्चों के जो नाम आए उसमें वो सारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले जाएंगे, और जिनकी चिट रह गई बॉक्स में वो सारे कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। तो रैंडमली हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हमने डिवाइड कर दिया तो नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल रिसीव द नॉलेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना उस पर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, उसको हमने बताना है कि उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप डू नॉट रिसीव द फीडबैक, और कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसको हम कोई फीडबैक नहीं देंगे। देन द स्कोर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी रिकॉर्डेड एंड सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद उनका स्कोर रिकॉर्ड होगा। अब ये मान के चलो कि सपोज ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो पहले हम बच्चों का स्कोर उनको पहले हम बता देंगे कि उनकी नॉलेज का जो हमने टेस्ट लिया था ना उसका क्या रिजल्ट रहा।
ठीक है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चे होंगे उनको बता दिया जाएगा, जो कंट्रोल ग्रुप का होगा उसको कोई फीडबैक नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन दोनों का एक टेस्ट लिया जाएगा और देखा जाएगा कि जिनको हमने पहले से बता दिया था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने कैसा टेस्ट किया, और जिनको कुछ नहीं बोला था उन्होंने कैसा टेस्ट किया, ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर उनका जो रिजल्ट रिकॉर्ड होगा उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, और उससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस आया है, स्टैटिस्टिकली कितना फ़र्क आया है। ठीक है। मतलब अगर दोनों के ही ग्रुप में स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़र्क आया है दोनों के स्कोर में, तो हम ये कह पाएंगे कि अगर हम बता देते हैं पहले से तो उससे बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। यहाँ दोनों पे अगर फ़र्क नहीं आया तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बच्चों को अपना परफॉर्मेंस पता हो चाहे ना पता हो। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब उनके स्कोर में, तो ये कहा जा सकता है कि रेट ऑफ लर्निंग इज ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है, जब दो ग्रुप हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम कौन से स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं, एक हम टी टेस्ट या फिर एक मैन विटनी यू टेस्ट होता है। ये दोनों ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल यानी कि ऐसे मेथड हैं स्टैटिस्टिक्स के जिसमें हम दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो दो ग्रुप का डेटा होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हम फाइनली ये निकालते हैं कि जो हमारा वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगेन अब ये तो आपको स्टैटिस्टिक्स वाली मेरी वीडियोस में जाएंगे तब आपको वहाँ ये मिल जाएगा, मैंने वहाँ समझा रखे हैं कि ये टी टेस्ट और मैन विटनी ये सब कैसे किए जाते हैं। पर फाइनली हम यहाँ देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दो ग्रुप के जो आपस के स्कोर हैं उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है मतलब हमारे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे फ़र्क आया है, मतलब उस वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है डिफरेंस तो इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उससे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये तो था जब हम दो ग्रुप करते हैं। फिर होता है मोर देन टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन या मल्टी ग्रुप डिज़ाइन, मतलब दो से ज़्यादा है। ठीक है। अब दो ग्रुप से ज़्यादा तो मतलब वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन एन एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट लेट अस से वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन द रेट ऑफ लर्निंग ऑफ अ वर्बल टास्क। ओके, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सपोज ये देखना चाहते हैं कि रीइंफोर्समेंट का क्या असर होता है वर्बल टास्क पे। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब हम बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं किसी काम का, ठीक है, जैसे अप्रिशिएट कर देना, प्रेज कर देना, रीइंफोर्समेंट होती है। तो हमने क्या करा, 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लिए, एक कंट्रोल ग्रुप बना लिया। तो देखो यहाँ पे G1 G2 G3 ये तीनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, G4 कंट्रोल ग्रुप है। अब अगेन यहाँ पे भी रैंडमली डिवाइड कर दिया, ऐसे पर्चियाँ निकाली, 100 बच्चे थे तो 25-25-25-25 करके पर्चियाँ निकाल ली, और जो पहले नाम आए वो ग्रुप 1 में, दूसरे ग्रुप 2 में, रैंडमली। ठीक है। फिर पहला ग्रुप जो था रिसीव्स रीइंफोर्समेंट ऑफ एवरी रिस्पॉन्स। पहले ग्रुप को इन्होंने बोला कि जितनी बार वो रिस्पॉन्स देगा उसको उतनी बार हम रीइंफोर्समेंट करेंगे, उतनी बार उसकी तारीफ करेंगे, प्रेज करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। ठीक है। दूसरा ग्रुप रिसीव रीइंफोर्समेंट एंड रेगुलर टाइम इंटरवल। दूसरे को ना हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद रीइंफोर्समेंट देंगे, जैसे हर 10 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट कर, हर 5 मिनट के बाद फिक्स कर लिया, या तो 5 मिनट या 10 मिनट, उसके बाद उनको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ठीक है। तीसरा ग्रुप रिसीव रीइंफोर्समेंट एंड रैंडम इंटरवल। रैंडम इंटरवल मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद, उसमें टाइम का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे किसी ने जवाब दे दिया तो आपने रीइंफोर्समेंट करा, कभी कभी नहीं करा, मतलब वो रैंडम इंटरवल पे आप दे रहे हो, उसमें कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। और कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स नो इंटरवल। और लास्ट में एक चौथा ग्रुप रखा जिसको आपको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देना। फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि चारों ग्रुप में से कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको बार बार रीइंफोर्समेंट मिल रही है हर जवाब पे वो अच्छा कर रहे हैं, या जिनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिल रही है वो अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको पता है कि हर 5 मिनट बाद हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो वो अच्छा करेंगे, या वो करेंगे जिनको रैंडमली मिल रही है, कभी भी आप रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, या लास्ट में वो अच्छा करेंगे जिनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वी मेजर द रेट ऑफ लर्निंग ऑन वर्बल टास्क ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इन सबका ग्रुप का रेट ऑफ लर्निंग देखा जाएगा और बाद में इनको कंपेयर करा जाएगा। सेम चीज़ अगेन ये इन्होंने फिर से एग्जांपल देके समझाया कि मान लो कोई टीचिंग मेथड है, 4 टीचिंग मेथड है, अब 4 ग्रुप बना दिए, चारों में अलग अलग टीचिंग मेथड पढ़ा के देख लिया। ग्रुप ए को टीचिंग मेथड ए से पढ़ा रहे हैं, ग्रुप बी को टीचिंग मेथड बी से पढ़ा रहे हैं,
सी, नेक्स्ट ग्रुप को टीचिंग मेथड सी से पढ़ा रहे हैं, चौथे ग्रुप को डी से पढ़ा रहे हैं, चारों का बाद में टेस्ट लिया और आपस में स्कोर कंपेयर कर लिए। तो 2 की जगह 4 ग्रुप है बेसिकली, यहाँ पे ये है मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा। तो ये हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था जब हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे थे कि जब भी मल्टीपल वेरिएबल्स ग्रुप होता है तो वहाँ पे हम अनोवा टेक्निक ही यूज़ करते हैं। ये डंकन रेंज टेस्ट आप छोड़ सकते हो बेशक आप, क्योंकि हम ये पढ़ते नहीं हैं अपने यहाँ पे इग्नू में, तो आप अनोवा पे फोकस करो क्योंकि मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन में आपको अनोवा यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ द वे व्हेन वी डू मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन। अब इसके आगे इन्होंने ये बताया है कि हम कैसे ग्रुप डिज़ाइन में बच्चे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।